जागरूक नागरिक या हर नागरिक के कुछ दायित्व भी हैं। हाँ, मतलब अधिकार तो आपको है, लेकिन अब आपको कर्तव्य निभाने की भी क्योंकि बात होनी अधिकार चाहिए। आपको तभी मिलेंगे जब आप जागरूक होंगे, जब आप उसकी आवाज़ उठाएंगे। कागजों पे काम दिखा के विकास गिनाया जाता है, लेकिन वो काम हकीकत में नहीं होता, और उसके लिए जो मद व्यय होता है, जो मद दिखाया जाता है कि हमने संस्तुति कर दी है, वो मद आखिरकार किसकी जेब में जाता है, यह एक बड़ा सवाल है। कि जब ग्राम प्रधान देख रहा है कि सरकारी तंत्र इस प्रकार लूट मचाता है और अगर वो भी उसका हिस्सेदार बन जाए तो उसके पास भी बड़ी गाड़ी आ जाए, तो भ्रष्टाचार हमारे खून में फैल चुका है। भ्रष्टाचार मूल समस्या है इस देश की। मैं मानता हूँ जाति, धर्म और जो भी मुद्दे हैं उनसे कहीं महत्वपूर्ण और गंभीर विषय भ्रष्टाचार है। नमस्कार, मेरा नाम सुदीप्त त्रिपाठी है और आप द लोकतंत्र देख रहे हैं। कल लखनऊ में ग्राम पंचायत महासम्मेलन होना है। योगी आदित्यनाथ इस सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। विभिन्न जिलों के ग्राम प्रधान इसमें शिरकत करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको वर्चुअली संवाद करेंगे। जब गांवों के विकास की बात होती है, जब गांव में काम कराने की बात होती है, जब गांवों के तस्वीर बदलने की बात होती है, तो बहुत सारे सवाल हमारे जेहन में आते हैं, क्योंकि आज़ादी के इतने सालों बाद गांवों का विकास जितना अपेक्षित था उतना हो नहीं सका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उन्होंने सांसद आदर्श ग्राम योजना भी चलाई थी, जिसके अंतर्गत गांव के तस्वीर बदलने की बात हुई थी, लेकिन वह योजना भी पूरी तरह आकार नहीं ले सका, गांव की तस्वीर नहीं बदली, गांव में कुछ विकास नहीं हुआ। और उसके बाद अब कल लखनऊ में जो ये होना है ग्राम प्रधानों का पंचायत, जिसमें योगी आदित्यनाथ अध्यक्षता करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली संवाद करेंगे, उसी सिलसिले में आज हम संजय दीक्षित जी से बातचीत करने आए हैं। चूँकि संजय दीक्षित जी लगातार गाँवों के लिए काम करते रहे हैं, मनरेगा के लिए काम करते रहे हैं और इनकी बहुत बारीक नज़र ग्राम में विकास पे होती है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद धन्यवाद। मेरा सबसे पहला सवाल, यह जो कल ग्राम पंचायत का जो महासम्मेलन हो रहा है, जिसमें विभिन्न जिलों के ग्राम प्रधान शिरकत करेंगे, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? जहाँ तक मेरी समझ है, मुझे ऐसा आभास है कि कल का सम्मेलन एक विशुद्ध राजनीतिक मकसद के लिए बुलाया गया है। सामने चुनाव हैं और पिछले कई दशकों से, जैसे आज योगी और मोदी जी इस बात को मानते हैं कि प्रधान अगर उनके पक्ष में होगा तो शायद गांव का वोट मिल जाएगा, जो कि वास्तविकता से बिल्कुल विपरीत है। ग्राम प्रधान गांव के 25 से 30% आबादी का नेता होता है, 60 से 70% उसको विरुद्ध वोट मिलते हैं और गांव के प्रधानी चुनने के बाद जो उसका प्रतिशत समर्थक होते हैं वो भी कम हो जाते हैं, क्योंकि सबकी अपेक्षाएं वो पूरा नहीं कर सकते। इसलिए ग्राम प्रधान को अपने पक्ष में लाके कोई सरकार बने, यह एक मिथ्या है और इसी को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने यह सम्मेलन बुलाया है। जहाँ तक गांव के विकास की बात है, ग्राम पंचायत और पंचायत व्यवस्था के सशक्तिकरण की बात है, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि पिछले 7 दशकों से, क्योंकि ग्राम पंचायत और पंचायत राज व्यवस्था का जो स्वप्न देखा था वो महात्मा गांधी ने देखा था और महात्मा गांधी ने अपने कई लेखों में उन्होंने बहुत स्पष्ट किया है कि क्या उनकी इच्छा थी, क्या उनकी परिकल्पना थी। और हम आज उस परिकल्पना के बिल्कुल विपरीत चल रहे हैं पिछले 50-60 साल से। पिछले 5 साल में जो लूट, जो अंधेरगर्दी गाँव में हुई है, वो काले अक्षरों में लिखी जाएगी। तो ये अधिवेशन कुछ लोगों को खुश करके इस गलतफहमी में कि यह चुनाव 2 महीने बाद, 3 महीने बाद उत्तर प्रदेश में है, उसमें लाभ मिलेगा, इसलिए आयोजित किया जा रहा है। गांव के विकास में एक बड़ा सवाल आता है कि आखिर बहुत सारे फंड गांव के लिए अवमुक्त होते हैं शासन के स्तर पे, लेकिन बावजूद गांवों का विकास नहीं हो पाता। अब आप बीते 5 साल, बीते 7 साल को देखिए तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना
चली थी, अब तो उसकी बात भी नहीं होती, प्रधानमंत्री स्वयं उसकी बात नहीं करते। लेकिन जिस वक्त उन्होंने यह योजना लॉन्च की थी, जिस पे उस वक्त तत्कालिक तौर पे कई उन्होंने खुद बनारस के 2-3-4 गाँवों को गोद लिया था, जिसमें विकास कार्यों का जिम्मा उनके ही अति प्रिय मंत्री गुजरात के CR पाटिल जी को दिया गया था। लेकिन उस वक्त और आज, मतलब 3-4 साल 5 साल के गैप में जो तस्वीर बदलनी चाहिए, मैं तो बनारस गया, उनके गांव में भी घूमा, लेकिन वो हालात नहीं चेंज हुए हैं। तो बदलता क्यों नहीं है, कुछ बदल क्यों नहीं पाता? देखिए, अधिकारों का विकेंद्रीकरण जो 73वां और 74वां संशोधन था पंचायत राज से संबंधित और नगरीय निकाय से संबंधित, उसमें लगभग 28 से 30 ऐसे क्षेत्र थे जिनको पंचायत के अधीन करना चाहिए था। पंचायत राज व्यवस्था हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारें हैं। ये तो कहते हैं कि हमने विकेंद्रीकरण कर दिया, अधिकार दे दिए, लेकिन वास्तविक रूप से जो नौकरशाही है, जो अधिकारी हैं ज़िले के, ब्लॉक के, यह इनके मकड़जाल और इनके शिकंजे में पूरी तरह फंसी हुई है। और कोई अधिकारी आज राजनेता, चाहे वो MP हो, चाहे MLA हो, चाहे वो DM हो, चाहे CDO हो, चाहे BDO हो, अगर पंचायत को अधिकार वास्तविक रूप से दिए जाएंगे तो इन लोगों की लूट में कमी आएगी। मेरा स्पष्ट मानना है, सब कुछ भ्रष्टाचार और गलत चीज़ें जो हो रही हैं पंचायतों में, उसके बावजूद भी मैं कह सकता हूँ इस दावे से कि रुपए में फिर भी 40-50 पैसा पंचायत जिसको काम को कराती है वो पहुँचता है, और सरकारी विभाग जो कराते हैं उसमें 20 से 25% ही पहुंचता है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि गांव के विकास की बात, हमने जो वास्तविक पंचायत राज व्यवस्था का लक्ष्य था उससे विपरीत हम चले हैं। और क्यों चले हैं मैं आपको बताता हूं। पंचायत राज व्यवस्था तभी मजबूत हो सकती है जब ग्राम सभा मजबूत हो। इस पूरे लिटरेचर जो हमारी नीति है, जो महात्मा का स्वप्न था और जो उसके आगे सरकारें आई, जो उन्होंने एक जो लॉज बनाए, उस सब जगह लिखा है। लेकिन किसी भी सरकार ने ग्राम सभा अर्थात गांव के नागरिक, वयस्क नागरिक जो वोट करते हैं, दे कंप्राइज द ग्राम सभा एंड दे इलेक्ट अ सरपंच। तो ग्राम सभा सशक्तिकरण के बिना गांव का सशक्तिकरण हो ही नहीं सकता। और इस देश में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, ग्राम सभा को कभी भी विश्वास में नहीं लिया गया। तो आज ये सब छलावा है। योगी जी 3-4 हज़ार रुपये मानदेय मिल रहा है प्रधान को, शायद कल 10,000 की घोषणा करें, मुझे कोई इतराज़ नहीं, आप 20,000 प्रधान को दीजिए, वो मॉनिटर करे। मनरेगा योजना में शायद सरकार भुगतान की व्यवस्था पंचायत स्तर पे कराना चाहती है, कराए, लेकिन अगर प्रधान को के सिग्नेचर से भुगतान होगा तो क्या प्रधान टेक्निकल है इतना? लेकिन सर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आता है। अभी ग्राम प्रधानों की बात की जाए तो आप अमूमन ग्राम प्रधानों को भ्रष्ट पाते हैं। चुनाव जीतने के बाद आप देखते होंगे एक सामान्य पृष्ठभूमि का व्यक्ति असामान्य रूप से बहुत ज़्यादा धन अर्जित कर लेता है। तो आखिर में इसको प्रश्रय कहाँ से मिलता है? और अगर आप कह रहे हैं कि नहीं, उनको पूरा अधिकार दे दिया जाए, विशेषाधिकार दे दिया जाए धन के व्यय करने का, कि कहाँ किस मद में हमें धन व्यय करना है, तो क्या आपको नहीं लगता कि जो यह लूट है वो अनियंत्रित हो जाएगी? बिल्कुल आपने सही कहा। मैं जब पंचायत के अधिकार की बात कर रहा हूँ तो मैंने अभी आपको ग्राम सभा कहा। ग्राम सभा को किसी राजनीतिक दल ने नहीं देखा। सोशल ऑडिट का अर्थ होता है कि गांव के समस्त नागरिक सामने बैठें और एक स्वैच्छिक संगठन या एक तीसरा थर्ड पार्टी कागज पे पढ़ना शुरू करे कि इस गांव में यह विकास हुआ है। जिस दिन ये पढ़ना शुरू हो जाएगा तो गांव वाले खड़े उठ के हो जाएंगे कि ये विकास नहीं हुआ। आप मेरी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी चीज, ग्राम प्रधान इज नॉट ग्राम सभा। ग्राम पंचायत का अर्थ ग्राम प्रधान बिल्कुल नहीं होता। उसकी एक चुनी हुई कमेटी होती है, ग्राम पंचायत सदस्य, जिसमें
कुछ सदस्यों को मिलके बाकायदे स्वास्थ्य से संबंधित कमेटी होती है जिसका एक अध्यक्ष होता है, शिक्षा से संबंधित कमेटी होती है जिसका एक अध्यक्ष होता है, स्वच्छता से संबंधित कमेटी होती है जिसका एक अध्यक्ष होता है। कानूनन इनके संस्तुति और सहमति के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। चुनाव होने के बाद ग्राम पंचायत में इन ग्राम सभा चुने हुए सदस्यों की कोई अहमियत नहीं, वो कमेटीज़ कूड़ेदान में डाल दी जाती हैं। जब मैं पंचायत के अधिकार की बात कर रहा हूँ तो मैं एक व्यवस्थित पंचायत, जहाँ प्रधान मुखिया जरूर है लेकिन उसके नीचे पूरी व्यवस्था है एक कैबिनेट की, गांव की सरकार। गांव की सरकार। हमारे नेताओं ने प्रधान को आगे करके भ्रष्टाचार को बढ़ाया और प्रधान को मैं दावा कर सकता हूं कि जूठन मिलती है। आप प्रधान की, लोग कहते हैं बोलेरो आ गई, स्कॉर्पियो आ गई, फॉर्च्यूनर तक आ जाती है। फॉर्च्यूनर तक आ जाती है, लेकिन ये 10-20% प्रधानों को फॉर्च्यूनर की जो ज़्यादा चालाक होते हैं, 90% धन की लूट ब्लॉक के अधिकारी और जो गांव में ग्राम विकास अधिकारी या पंचायत विकास अधिकारी, आप उसके बंगले और उसकी गाड़ियां देखेंगे तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कोई पारदर्शिता नहीं है, कोई गुणवत्ता नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। 1 लाख करोड़ रुपए पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश के गांव को आया है। इसका अगर 50% भी लग जाता तो महानगर होते इस प्रदेश के गांव। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मतलब एक पारदर्शी व्यवस्था कायम नहीं हो पा रही और सरकार इस बात को जानती है कि हम पारदर्शी व्यवस्था कायम नहीं कर पा रहे हैं और न उस पर काम करना चाहती है, क्योंकि जो हिस्सेदारी है, जो लूट की हिस्सेदारी है, वो सब में इक्विलिएंट बट रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब हम बात करते हैं कि नहीं, गांव को विकसित होना चाहिए, वो कैसे संभव होगा? वो कैसे इम्प्लीमेंट होंगी चीज़ें? कैसे गांव के नागरिक को उसके गांव में ही सहूलियतें मिलेंगी, स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी? देखिए, मैं आपको बताऊं, आपकी जानकारी के लिए, महात्मा गांधी ने जिस ग्राम पंचायत, ग्राम स्वराज की कल्पना की थी, वो इतना दूरदर्शी वो महात्मा थे। उन्होंने कहा था कि गांव इतना स्वावलंबी हो जाए कि एक गांव दूसरे गांव के लिए ऐसे उत्पाद पैदा करे कि जहां जरूरत पड़े उद्योग भी गांव में, शिक्षा भी गांव में, राजस्व भी गांव में, पर्यावरण की सुरक्षा भी गांव में। मतलब ही विजुअलाइज्ड विलेज इनटू अ कंपोजिट यूनिट ऑफ डेवलपमेंट। स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय पंचायत का गठन का यही कारण था कि ऐसे गंभीर, जितने भी गंभीर मुद्दों को छोड़ के समस्त न्याय प्रक्रिया भी गांव में हो। तो वो ऐसा नहीं है कि ऐसा असंभव चीज़ है। सरकारें उस चीज़ को मानती हैं, लेकिन जब अधिकार आप दोगे, धन उस क्षेत्र में उस संस्था को दोगे, तो आप लूट नहीं कर पाओगे। और मैं आपको बताऊं, जो अगला मेरा महाअभियान है, जन जागरण अभियान है, उसको वो केवल ग्राम सभा सशक्तिकरण का है। आज आपको जान के आश्चर्य होगा और बहुत दुखद है, इसके दोषी सभी राजनीतिक दल हैं और भाजपा चरम पे है। उत्तर प्रदेश में 1 साल में गांव में कम से कम कल्याणकारी योजनाओं का केवल धन हम जोड़ें तो 30 से 35 हज़ार करोड़ रुपए है। 59,000 ग्राम पंचायतें हैं, 15,000 भी सरकारी कर्मचारी नहीं है। एक कर्मचारी 10-10 गांव का कार्यभार देख रहा है। दूसरी तरफ मनरेगा योजना में जो संविदा कर्मी 45,000 हैं, वो 14 साल से अल्प मानदेय में संविदा पर नियुक्त हैं। राजस्थान ने 20,000 भर्तियां निकाली और ये जो अनुभवी संविदा कर्मी थे, इनको 30% बोनस अंक देके इनको नियमित कर्मचारी बनाया। 58,000 समथिंग तो यहाँ यूपी गवर्नमेंट ने भी निकाली, लेकिन मानदेय की बात करें तो वही 6,000 रुपये। आज की तारीख में किसी शिक्षित नौजवान के लिए 6,000 रुपये में रोटी खा पाएगा। ना वो अपने स्वास्थ्य के बारे में सोच सकता है, ना अपने परिवार का लालन पालन कर सकता है। और ये अल्प मानदेय किस तरफ प्रेरित करता है कि भ्रष्टाचार करो, हमारे हिस्सेदार बनो, तुम्हें भी जूठन मिलेगी और जब कभी कोई घोटाला खुलेगा तो संविदा कर्मी की गर्दन हलाल कर दी जाएगी।
अच्छा, ये जो लूट का इकोसिस्टम है, जो भ्रष्टाचार का इकोसिस्टम है, इसको आखिर किस तरह से, किस तरीके से इसको ख़त्म किया जा सकता है? क्योंकि सरकारों का प्रयास तो इस दृष्टि में मतलब इस दृष्टिकोण से होता ही नहीं है कि हम इसको ख़त्म करेंगे, गांव के विकास करेंगे, गांव के विकास को एक नया आयाम देंगे। बातें तो बड़ी बड़ी होती हैं लेकिन काम नहीं हो पाता है। तो काम कैसे हो? मैं बतौर नागरिक लोगों की क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए अपने गांव के प्रति? क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण सवाल आ जाता है कि लोग अंधे हो जाते हैं, लोग सवाल उठाना बंद कर देते हैं। इस पे क्या कहेंगे? यही आपने बिल्कुल सही कहा। मैं सदैव कहता हूँ कि राइट बेस्ड एक्ट बहुत आए पिछले 10 सालों में, चाहे राइट टू एजुकेशन आया, चाहे राइट टू वर्क आया, चाहे राइट टू फूड आया, चाहे राइट फॉर इंफॉर्मेशन आया। अब आवश्यकता है ड्यूटी बेस्ड एक्ट। जागरूक नागरिक या हर नागरिक के कुछ दायित्व भी हैं। हाँ, मतलब अधिकार तो आपको है लेकिन अब आपको कर्तव्य निभाने की भी बात होनी अधिकार चाहिए। आपको तब ही मिलेंगे जब आप जागरूक होंगे, जब आप उसकी आवाज़ उठाएंगे। और आज समय है, क्योंकि राजनीतिक दल और सत्ता, विशेषकर जो भी राजनीतिक दल सत्ता में आता है, तो उसकी जो भी बातें होती हैं विपक्ष के रूप में, वो 90% उन बातों को भूल जाता है। तो जन जागरण, जन क्रांति, एक आवाज़ जब तक नहीं उठेगी, और इसका जीता जागता उदाहरण है किसान आंदोलन। बिल्कुल। इस देश का 5% तो ज़्यादा मैं बोल गया, शायद 2% किसान ने आवाज़ उठाने की ठानी। जब 2% खड़ा हुआ तो सरकार को झुकना पड़ा। आप कल्पना कीजिए, ग्राम सभा के सदस्यों में अगर ये आवाज़ उठा दी कि मुझको 100 दिन का मनरेगा का काम क्यों नहीं मिला, या इस गांव में 1 करोड़ रुपए अगर आया है तो मैं जानना चाहता हूं कि कहां खर्च हुआ। एक मेरे ज़हन में एक और सवाल आ रहा है। आपने कहा कि 100 दिन काम नहीं मिला। उसके विपरीत योगी सरकार लगातार यह दावे करते रही है। कोरोना काल से ही आपने देखा होगा कि हमने बाहर से आए मजदूरों को काम दिया, उनके जीविकोपार्जन के लिए उन्हें धन मुहैया कराया काम के द्वारा। तो जब ग्राम रोजगार सेवक कहते हैं कि हमें काम मिला नहीं, हमने काम डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो सरकारें ये दावा कैसे कर रही हैं कि नहीं काम हुआ है? ये थोड़ा सा आपको नहीं लगता कि एक बहुत विरोधाभासी बयान हो जा रहा है दोनों? नो, जो इसकी तह में आप जाइए। जो मैंडेट्स क्रिएट हुए हैं, जिस समय किसान के खेत में लहलहाती फसल थी, उस समय दर्जनों जनपदों में उसी खेत में लैंड डेवलपमेंट का कार्य दिखाया गया। कैसे हो सकता है? बरसात के मौसम में जब नहर में बदबदाता हुआ पानी था, उस समय नहर सफाई कर रहे हो। ये सब अधिकारियों ने फर्जी धन का समायोजन दिखाया है मनरेगा में। पिछले 5 वर्षों में, पिछले साल 15,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ है, वास्तविक रूप से 5,000 करोड़ भी नहीं खर्च हुआ है। यह संगठित लूट है, डकैती है। बिल्कुल मैं रोकना चाहूँगा। यह एक बड़ा स्टेटमेंट है और आपको समझना होगा कि कैसे जब काम हुआ नहीं तो उस काम का भुगतान कैसे हो रहा है। कागज़ों पे काम दिखा के विकास गिनाया जाता है, लेकिन वो काम हकीकत में नहीं होता, और उसके लिए जो मद व्यय होता है, जो मद दिखाया जाता है कि हमने संस्तुति कर दी है, वो मद आखिरकार किसकी जेब में जाता है, यह एक बड़ा सवाल है। आखिरी सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण है, कल के महापंचायत के संदर्भ में, जो ग्राम प्रधानों का महापंचायत हो रहा है, उसके संदर्भ में चीज़ें बदल नहीं रही हैं, सरकारें प्रयास भी नहीं कर रही हैं। वास्तु स्थिति विकास की, गाँव की विशेषकर जब हम बात करें तो पहले जैसा ही है, कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। पंचायती राज व्यवस्था, जिस पे आपका काम बहुत ज़्यादा है, बहुत गहरा काम है पंचायती राज व्यवस्था को लेके, और आपका एक जो स्टडी है उस पर, मैं उसके विषय में यह समझना चाहता हूँ कि आखिर कैसे, मेरा सवाल फिर वही आएगा कि गाँवों का विकास किस तरह हो, कैसे गांव में चीज़ें परिवर्तित हो, गांव में संसाधन बढ़े, सुविधाएं हो, और जो महात्मा गांधी का सपनों का गांव था, क्योंकि भारत भी गांवों का देश है, और महात्मा गांधी ने स्वप्न देखा था कि हमारे गांव आर्थिक तौर पे सशक्त हो, हमारा गांव आर्थिक तौर पे सक्षम हो, या हर तरह से सक्षम हो, ताकि हम अपने गांव के भीतर ही अपने काम की चीज़ें
तैयार कर सकें, ताकि हमें कहीं और डिपेंडेंट न रहना पड़े। तो ये स्थिति कैसे बनेगी, किस तरह बनेगी, किस तरह का लक्ष्य चाहिए, किस तरह की दृढ़ता चाहिए, प्रतिज्ञात्मक कैसा होना चाहिए, ये मैं समझना चाहता हूँ। देखिए, गांव के संबंध में जो धन आवंटित करता है केंद्र, वो पर्याप्त है। आपका सवाल बहुत अच्छा है। मेरा ये मानना है कि ये 2 फेज़ अप्रोच होना चाहिए। पहला तो जैसा मैंने कहा कि ग्राम सभा सशक्तिकरण और जागरूकता पैदा करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और कल के सम्मेलन के पूर्व मैं अपने सम्मानित ग्राम प्रधानों से अपील करूंगा कि हवाई बातें, मानदेय वृद्धि और इस चुनावी जुमलों में ना आकर अपने अधिकार, वास्तविक अधिकार की बात करें। और जिस प्रकार आज ग्राम प्रधान 80% अपने अधीन कर्मचारी का बैग पकड़ के गांव में चल रहा है, उसको मंत्री जी कहता है। जो विलेज सेक्रेटरी है, जो प्रधान के नीचे उसका एकमात्र कर्मचारी है, वो वास्तविक रूप में सुपर प्रधान होता है। तो प्रधानों में जागरूकता, उनमें अपने अधिकारों के बारे में, जो अधिकार निहित हैं संविधान में उनके लिए, उनको कोई जानकारी नहीं है। मैं प्रधानों को दोष इसलिए नहीं देता कि जब ग्राम प्रधान देख रहा है कि सरकारी तंत्र इस प्रकार लूट मचाता है और अगर वो भी उसका हिस्सेदार बन जाए तो उसके पास भी बड़ी गाड़ी आ जाए, तो भ्रष्टाचार हमारे खून में फैल चुका है। भ्रष्टाचार मूल समस्या है इस देश की। मैं मानता हूँ जाति, धर्म और जो भी मुद्दे हैं उनसे कहीं महत्वपूर्ण और गंभीर विषय भ्रष्टाचार है। और दुर्भाग्यवश कोई भी राजनीतिक दल भ्रष्टाचार को मुद्दा नहीं बनाता, क्योंकि वो भी शायद उसके मन में भी रहता है कि हम सत्ता में आएंगे तो हम भी यही करेंगे। आज ग्राम पंचायत की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा देश आज भी इतना विकसित होने के बाद भी 65 से 70% आबादी आज भी गाँव पे रहती है। आज भी जीविकोपार्जन गांव में होता है। महात्मा गांधी जी के समय तो 80, 85, 90% व्यक्ति गांव में रहता था। आज भी बहुत शहर बन गए, महानगर बन गए, लेकिन 65 से 70% हमारी आबादी आज भी गांव आधारित है। गांव अगर हमारा ख़त्म हुआ, गांव कमज़ोर हुआ, तो हमारा देश कमज़ोर होगा। इसलिए गांव का मुखिया, ग्राम प्रधान, उसकी कैबिनेट और सबसे महत्वपूर्ण उस ग्राम पंचायत व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी ग्राम सभा, अगर ये अपने में सशक्त हो गए, जागरूक हो गए, अपने अधिकारियों के प्रति सचेत हो गए, तो योगी क्या, कांग्रेस क्या, सपा क्या, बसपा क्या, कोई भी सरकार इनको कुछ भी नहीं छू सकती। ये अपने गांव को स्वर्ग चमन बना सकते हैं। धन उपलब्ध है, केवल इनको अधिकारी बहुत चालाक है। अधिकारी ग्राम प्रधान या ग्राम सभा को उनके अधिकार कभी नहीं बताएगा। सब कुछ जानने के बाद ब्लॉक पे एक दीवार, खंड विकास अधिकारी के यहाँ एक दीवार बना दी जाती है कि अब इसके आगे जानकारी नहीं दी जाएगी गांव वालों को। अगर गांव वालों को अधिकार, अपनी जानकारी मिल जाए, तो वो हलक से पैसा निकाल ले अधिकारी के, क्योंकि इट इज़ देयर लीगल राइट विच इज़ देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर दीज पीपल, फॉर द ग्राम प्रधान्स। अगर ग्राम प्रधान का कैबिनेट का जो सदस्यों की कमेटी है, उनको मालूम चल जाए कि इतना काम हुआ है और उनके हस्ताक्षर नहीं हैं, तो प्रधान जी जेल जा सकते हैं, लेकिन फर्जी उनके हस्ताक्षर होके 5 साल गुजर जाते हैं। पंचायत सदस्यों को कुछ नहीं मालूम। पंचायत घर बनाए जा रहे हैं। पिछले 20 वर्षों से इस प्रदेश में पंचायत घर बनाए जा रहे हैं, सचिवालय, और फिर वहाँ बकरी बनती हैं और अनाज रखा जाता है। खंडहर हो गए, फिर से करोड़ों रुपया बनाया जा रहा है, लगाया जा रहा है। पंचायत घर में मूलभूत सुविधाएं देना और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, संविदा कर्मी नहीं चलाएगा पंचायत घर। एक नियमित कर्मचारी होना अति आवश्यक है, क्योंकि जो विश्वास, जो जिम्मेदारी नियमित कर्मचारी को होती है, वो संविदा कर्मी की नहीं होती है। ना आप उसको समान काम का समान वेतन दे रहे हैं, ना आप उसको सामाजिक सुरक्षा दे रहे हैं, आप उसको जीवन, एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आप व्यवस्था नहीं दे रहे हैं, तो आप कैसे उससे अपेक्षा कर सकते हैं। इसलिए गांव की जो आवाज़ है वो गांव से ही उठनी पड़ेगी। और 2022 की शुरुआत पे मैं प्रदेश व्यापी पदयात्रा करूंगा इन्हीं मुद्दों को लेके। और मुझे विश्वास है कि अगर अलख जगा पाया तो गांव का काला सच मैं सामने ला के रखूँगा।
हमारे साथ संजय जी थे, संजय दीक्षित जी, लोग जो लगातार गांव पे काम करते रहे हैं, ग्राम पंचायतों पे काम करते रहे हैं। इनका बहुत डीप एनालिसिस है ग्रामीण मुद्दों पे, खासकर विकास के मुद्दों पर। तमाम तरह की आवाज़ें भी उठाते हैं, लगातार संविदा कर्मियों की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, युद्ध स्तर पे इनके अभियान जारी हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू होता है कि गाँव का विकास कैसे हो, इस पे हमने बात की। चूँकि कल इस पे बात करना इसलिए भी ज़रूरी था कि नरेंद्र मोदी जी, योगी जी आगामी 2022 चुनाव विधानसभा को देखते हुए ग्राम प्रधानों का एक महापंचायत लखनऊ में आयोजित कर रहे हैं, जिसमें तमाम जनपदों के ग्राम प्रधान शामिल होंगे। तो सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि कैसे गांव का विकास हो, किस तरह गांव के विकास में भूमिका सरकारें निभाएं, लोकल सरकार निभाएं, मतलब ग्राम प्रधान प्रतिनिधि वगैरह निभाएं। इस पे बातचीत करने के लिए हम संजय जी से मिले थे। तो आप द लोकतंत्र देख रहे हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।